आज हम देखते हैं इस टॉपिक में कि कर्व फिटिंग में जो हमने लाइन या कर्व फिट करते हैं उसको कैसे चूज़ करते हैं। आपको ये बात तो पता है कि जो हमारे पास डाटा है या ग्राफ और कर्व्स बनते हैं उनकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक डाटा है, ये रेड पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं, ये एक्स और वाई एक्सेस है। अब अगर इसकी रफ सी देखें तो ये एक बीच में से इस तरह की लाइन स्ट्रेट सी गुजरती हुई हमें नज़र आ रही है। तो इस केस में हम कहेंगे कि ये डाटा जो है वो एक लीनियर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये लीनियर लाइन को फॉलो कर रहा है। लेकिन ऐसा हर दफ़ा मुमकिन नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये जो पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए हैं और उसके बाद अगर उसका हम कोई पैटर्न जज करना चाहें तो हमें पता चले कि वो स्टार्ट में इस तरह हाइट पे है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वैल्यूज़ जो हैं वो कम होती हुई सेंटर में आई, लेकिन फिर उनके दरमियान राइज आ गया। तो ये एक यू शेप का कर्व सा बन रहा है। तो ये भी पॉसिबल है। और ऐसा भी मुमकिन है कि इसमें अप्स एंड डाउन्स इस शेप के आ रहे हो कि डाउन फिर अप फिर डाउनवर्ड और फिर ये अपवर्ड। तो डाटा का पैटर्न क्वाइट पॉसिबल है कि इस तरह का भी हो जाए। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले मैंने आपसे जिक्र किया, इसको हम कहते हैं लीनियर पैटर्न, लीनियर लाइन। और इस वाले पैटर्न को हम क्वाड्रेटिक कह देते हैं। और ये वाली जो शेप है इसको हम क्यूबिक या क्यूबिकल कहते हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अभी तक तो आपने ऑलरेडी जो देखा है उसमें आपको कोई डाटा दे दिया गया है और उसने मेंशन कर दिया गया है कि आप इस पे ये वाली लाइन फिट करें। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि उसने साथ में मेंशन भी कर दिया। उसने तो जस्ट डाटा देना है या सिर्फ डाटा अवेलेबल हमारे पास हो सकता है और उस पर हमने खुद से डिसाइड करना है कि इस पे कौन सी लाइन फिट हो। तो इस सूरत हाल में जिन लोगों ने काम किया उन्होंने चंद एक इसके मेथड या रूल्स सेट किए हैं, वो गाइडलाइंस में आपसे आज की स्लाइड्स में शेयर करता हूँ। तो ये चेक करने के लिए विच इज़ द राइट लाइन टू फिट फॉर द गिवन डाटा, यूजुअली वी अडॉप्ट टू मेथड्स। किसी से भी हम हेल्प ले सकते हैं या दोनों से भी हेल्प ली जा सकती है। द फर्स्ट वन इज़ कि उसका हम डिफरेंस चेक करें। ये कैसे है डिटेल आगे चल के मैं बताता हूँ। दूसरा ये है कि उस ग्राफ को अगर हम ड्रॉ कर लें, उस डाटा का ग्राफ बना लें, तो उससे भी हमें कुछ आइडिया हो जाता है कि इसमें कौन सा मेथड सूट कर सकते हैं। आज हम इस स्लाइड में देखते हैं ये डेल्टा वाला मेथड, और किसी दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि ग्राफ की मदद से ये काम कैसे कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल में ये सिंपल सी मैंने एग्जांपल ली है। कहते हैं डिसाइड द सूटेबल कर्व फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो ये एक्स और वाई की फॉर्म में डाटा गिवन है। अब इसमें कौन सी ऐसी इक्वेशन फिट की जाए जिससे ये बेहतर प्रेडिक्शन दे और इसकी फिटिंग बड़ी ज़बरदस्त हो जाए। तो इसको कंटिन्यू करने से पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंस या फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है। इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि ये आगे चल के हमारे काम आएगा। तो ये एक्स और वाई, तो ये वाई से रिलेटेड मैं इसको कर रहा हूँ। इसको एक्स से रिलेटेड भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मेरा मेन फोकस वाई का है, तो हम इसको देख लेते हैं। ये जो डिफरेंस निकालने का है, इसका मतलब ये है कि करंट वैल्यू का पिछले वैल्यू से आपने कंपेरिजन किया और उसका डिफरेंस निकाला पिछली वैल्यू। सपोज आज किसी चीज़ का मैं फ्रूट का रेट देख रहा हूँ और मैं पिछले दिन का रेट भी मुझे पता है, तो आज का और पिछले दिन के रेट का जो डिफरेंस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसी तरह कल का रेट जो गुजर चुका है उससे अगर प्रीवियस रेट पे देखें, परसों के रेट के साथ कंपैरिजन, तो इसी तरह साल का कंपैरिजन हो सकता है। इस साल का पिछले साल से, पिछले साल का उससे पिछले साल से, उसका उससे पिछले साल से। तो अगर इस डाटा को आप इस एंगल से देखें कि ये आपकी पहली वैल्यू है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, और इस लास्ट वाले को हम कहते हैं करंट वैल्यू कह देते हैं। तो डेल्टा में पहली वैल्यू का तो देखें आप क्या निकालेंगे डिफरेंस इसका, तो क्योंकि पीछे कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है जिसके साथ हम इसका डिफरेंस निकाल सकें, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। ये मैंने डैश लगा दी। अब 15 और इसकी प्रीवियस वैल्यू से 12, 15 माइनस 12, तो ये क्या वैल्यू आ गई 3। इसी तरह 3 के लिहाज से देखें तो 18 करंट
और -15, और इनका अगर डिफरेंस लें तो ये आपके पास क्या आ गया 3। इसी तरह ये 21 माइनस प्रीवियस वैल्यू और इसको भी अगर निकालें तो ये मेरे पास 3 आ गया। तो ये जो अभी मैंने काम किया डिफरेंस निकालने का, इसको हम डेल्टा y कहते हैं और इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं, दिस इज डेल्टा y। और इसी तरह अगर आपको मैं किसी जगह ये सिंबल इस तरह लिखी आए डेल्टा x, तो इसका मतलब होगा कि वेरिएबल x से रिलेटेड जो डिफरेंस है ये उसकी बात कर रहा है, और ये y से रिलेटेड जो डिफरेंस है इसको, और इस सिंबल को हमने डेल्टा का नाम दे रखा। तो सिंपल ये y वेरिएबल था और उसका मैंने फर्स्ट डिफरेंस ले लिया, और फर्स्ट डिफरेंस लेने का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। दूसरे लफ्ज़ में मैंने इसका डेल्टा y कैलकुलेट कर लिया। अब इस जो डिफरेंस हमने निकाला है इसकी बेस पे कुछ रूल्स हैं, वो अगर देख लें तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द फर्स्ट डिफरेंसेस ऑफ y आर अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट यूज अ स्टेट। तो ये आपको एक की पॉइंट पता चल गया कि अगर डिफरेंस जो है y से रिलेटेड अब हम डील कर रहे हैं, अगर उसका फर्स्ट डिफरेंस जो है उनकी तमाम वैल्यूज़ हमने निकाली, उसका फर्स्ट डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है या अप्रॉक्सीमेटली सेम आ रहा है, तो इन तमाम केसेस में वो हमें ये हिंट दे रहा है कि स्ट्रेट लाइन आपके लिए ज़्यादा सूट करेगी। वेरी इजी। तो ये एक पॉइंट आपको पता चलेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ़ द सेकेंड डिफरेंसेस ऑफ y आर अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट यूज अ सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। ऊपर वाले केस में देखें या तो वो जो डिफरेंस है कांस्टेंट आएगा या कांस्टेंट नहीं आएगा। तो दूसरे केस में हमने देखा कि कांस्टेंट नहीं है। अगर दूसरे केस में अब कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो फिर हमने क्या करना है कि फिर हमने सेकंड डिफरेंस लेना है, यानी वो जो नई वैल्यूज़ आ गई हुई हैं डिफरेंस की, उस डिफरेंस का फिर डिफरेंस लेना है, उसको ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे हमने y को ट्रीट किया। तो उसको फिर हम कहेंगे कि ये सेकंड डिफरेंस हो गया, यानी डिफरेंस पहले लिया उसका फिर डिफरेंस लिया तो वो बन गया सेकंड डिफरेंस। तो उसको फिर चेक किया, अगर उसकी वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट है तो ये इंडिकेशन है कि हमें सेकंड ऑर्डर लाइन जो है वो फिट करनी चाहिए। इसको पैराबोला भी कहते हैं। तो ये हमारे पास दो की पॉइंट्स हैं। इसी तरह थर्ड पॉइंट है, इफ़ द थर्ड डिफरेंसेस ऑफ y आर अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट यूज अ थर्ड डिग्री ऑर्डर इक्वेशन। ऐसा भी मुमकिन है कि उस पे फर्स्ट पे भी कांस्टेंट नहीं रहा, सेकंड पे भी कांस्टेंट नहीं रहा, तो ये स्टेप हम फर्दर एक्सपैंड करते हैं। थर्ड टाइम के लिए थर्ड डिफरेंस उसका लेते हैं। थर्ड डिफरेंस लेने पे पता चला कि अगर वो अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट आ रहा है तो ये इंडिकेशन है कि हम थर्ड डिग्री ऑर्डर की इक्वेशन उस पर फिट करें तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। अच्छा, कुछ और रूल्स भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। इफ़ द फर्स्ट डिफरेंसेस ऑफ log y आर अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट यूज एन एक्सपोनेंशियल कर्व। कुछ सूरतों में ऐसा होगा कि उस पर हम किसी किस्म की स्ट्रेट लाइन या 1-2 ऑर्डर का नहीं पिक कर रहे, और पिछले जो 1-2 मैंने आपको की पॉइंट्स बताए वो भी वैलिड नहीं हो रहे, तो फिर ये भी पॉसिबल है कि हम जो y की वैल्यूज़ है उसका log ले लें, लॉगरिथमिक वैल्यूज़ उनकी निकाल लें। अच्छा, और उनका डिफरेंस पे चेक करें, तो हो सकता है ये कांस्टेंट हो। तो अगर ये कांस्टेंट होगा तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि हम इस पे एक्सपोनेंशियल कर्व जो है वो यूज़ कर सकते हैं और हमें वो यूज़ करना चाहिए। और अगर हम log y की वैल्यू लें और इसका फर्स्ट डिफरेंस लें, इसी तरह log x की वैल्यूज़ लें और इसका भी डिफरेंस ले लें, तो दोनों के डिफरेंसेस अगर हम ले रहे हैं और वो अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप को ज़्यादा अच्छा बयान कर सकता है, दैट इज़ ज्योमेट्रिक कर्व। तो डिफरेंट कर्व्स हैं, उनमें से एक की जो शेप या फॉर्म बनती है उसको हम ज्योमेट्रिक कर्व कहते हैं। तो एक रूल इसका ये भी है। इसमें एक आखिरी पॉइंट ये नोट कर लें, इफ़ द फर्स्ट डिफरेंसेस ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ y आर अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट देन वी कैन यूज थर्ड डिग्री पैराबोला। इसमें क्या है कि y की वैल्यूज़ नहीं, ऊपर हमने log वैल्यूज़ ली वो भी नहीं, y की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल मीन 1/y, यानी हर y की वैल्यू को 1 से डिवाइड किया, उसको रिवर्स कर दिया, तो रेसिप्रोकल ले लिया और उसका फिर हमने डिफरेंस निकाला। डिफरेंस निकालने के बाद अगर वो कांस्टेंट आ रहा है तो थर्ड डिग्री उस पर सूट कर रही होगी। तो आए अब एक एग्जांपल की मदद से इसको ज़रा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब बताएं, आगे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो हमने एग्जांपल 1 की थी, ये एग्जांपल 1 में देखें, ये हमने निकाल लिया उसका फर्स्ट डिफरेंस।
तो ये कांस्टेंट आ रहा है। तो इसमें अब क्या रिकमेंड करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें हम स्ट्रेट लाइन जो है वो फिट कर सकते हैं, वो बेहतर रहेगी। अभी हम देखते हैं ये सेकंड एग्जांपल। डिसाइड द सूटेबल कर्व फॉर द फॉलोइंग डेटा। x 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं और y की वैल्यूज़ हैं वो 10 14 21 31 और 44, ये इसकी वैल्यूज़ हैं। इसका सलूशन हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डिफरेंस ले लेते हैं y के लिहाज से। तो पहली वैल्यू अवेलेबल नहीं है, इसको हमने छोड़ दिया, यहाँ ये लगा दिया, और 14 - 10 14 - 10, तो ये मेरे पास आ गया 4 21 - 14, ये मेरे पास आ गया 7 31 - 21, ये मेरे पास आ गया 10 और 44 - 31, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 13। तो फर्स्ट डिफरेंस। अब हमने फर्स्ट डिफरेंस को चेक करना है कि कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है। तो ये मेरे पास नो कांस्टेंट आ रहा है। तो नो कांस्टेंट का मतलब ये है कि अब इसका मैं सेकंड डिफरेंस भी चेक करूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड डिफरेंस। ये मेरे पास सेकंड डिफरेंस आ गया। अब फर्स्ट वैल्यू तो यहाँ पे पहले से ही अवेलेबल नहीं है। अब इसका मैं डिफरेंस पीछे किससे लूँ? वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो इसको भी मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, इसका भी नहीं मैं ले पा रहा। और अब बात आ जाएगी इसकी। तो ये मेरे पास आया 7 - 4, और ये मेरे पास आ गया 10 - 7, और ये मेरे पास आ गया 13, और इसकी प्रीवियस वैल्यू जो है वो आ गई 10। तो 7 - 4 मेरे पास बन गया 3, 10 - 7 दिस इज आल्सो 3, एंड 13 - 10 दिस इज आल्सो 3। Now if you look, the second difference becomes constant, which is an indication that we should apply here, yes, second degree equation, second order degree equation, और उसको हम पैराबोला भी कहते हैं। एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। सो जस्ट अ सुटेबल कर्व फॉर द गिवन डेटा। एक्स की वैल्यूज़ उसी तरह 0 1 2 3 4, और वाई की वैल्यूज़ में हमारे पास आ रहा है 10 17 28 43 40 62। तो कैसे प्रोसीड करेंगे? दो एग्जांपल्स ऑलरेडी आप देख चुके हैं, उसमें आपने फर्स्ट ऑर्डर वाली भी निकाल ली है, सेकंड ऑर्डर वाली भी निकाल ली। तो आई थिंक ये जो है आप इसको डू योरसेल्फ, ये आप प्रैक्टिस के तौर पे इसको खुद करें। इसका फर्स्ट डिफरेंस लें, अगर कांस्टेंट आ गया वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा तो सेकंड डिफरेंस लें, तो उसको चेक करें कांस्टेंट है कि नहीं है। अगर वो आ गया वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा तो इसको थर्ड की तरफ आप मूव करें। तो ये बात आपने इसको खुद से चेक कर लेना है। चलते चलते मैं आपको रिवाइज करवाता जाऊँ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो मैं अभी बता रहा था कि फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन का मतलब है ये वाली इक्वेशन y = a + bx ये फिट करनी है। ये कई दफ़ा आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड ऑर्डर में a + bx + cx², ये वाली इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिग्री में होगी। इसको हम पैराबोला भी कहते हैं, सेकंड डिग्री लाइन भी कहते हैं। और थर्ड डिग्री में a + bx + cx² और प्लस dx⁻3। तो ये आपके पास 3 लाइंस की इक्वेशंस हैं, इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये पैटर्न के तौर पे जस्ट आप इनको याद रखें। तो जी इसी के साथ रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियल लाइफ में जब हमारे पास डाटा होगा तो क्वाइट पॉसिबल कि डिग्री शिग्री जो ऑलरेडी है वो जिस तरह के हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कहते हैं वो मेंशन ना हो। तो आपको ये कहा जाए कि जस्ट दिस इज़ द डाटा एंड चूज़ द अप्रोप्रिएट कर्व, सूटेबल कर्व। और उसमें चंद एक जो रूल्स अभी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, आई गेस के 6 के करीब रूल्स हैं, वो थोड़े से आपको पॉइंट उनके पता होने चाहिए जिससे आप डिसाइड कर सकें।
तो उसमें सिंपल आपने जो पैटर्न फॉलो करना है कि गिवन डाटा आपके पास आ गया हुआ है, उसके बाद उसका फर्स्ट डिफरेंस लें। फर्स्ट डिफरेंस का नाम हमने रखा है डेल्टा, और डेल्टा के साथ अगर वाई का ले रहे हैं तो ये इसको कह देंगे डेल्टा वाई। अगर कांस्टेंट है तो फर्स्ट डिग्री, ठीक है। अगर फर्स्ट डिग्री नहीं है तो सेकंड डिफरेंस आपने चेक करना है। सेकंड डिफरेंस चेक किया, सेकंड डिफरेंस को भी फिर आपने देखा कांस्टेंट है कि नहीं है, जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया, पता चला कि नहीं है, तो फिर आप थर्ड फोर्थ जितने भी रूल्स हैं वो सारे प्रोसेस करते जाएं, तो आप देखें कोई ना एक उसमें से ज़रूर सूट कर रहा होगा। जब वो फाइनल पता चल जाए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ज्योमेट्रिक लॉगरिथम कौन सा है, तो उसकी डेफिनेट कोई ना कोई इक्वेशन होगी। वो इक्वेशन पता चल गई तो उसके अननोन्स हैं, ठीक है, ए है, बी कांस्टेंट है, या सी या डी, जो भी कांस्टेंट है वो आपने फाइंड आउट करने हैं। रिग्रेशन के मेथड से वो ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, और बाकी जो प्रोसेस है वो फिर उसी तरह आपने कंटिन्यू करना है। तो ये आज की जो हमने स्टडी किया था उसका ऑलमोस्ट रिकैप हो गया। इसी के साथ इसको हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। आज के इस सेशन में हम देखते हैं कि कर्व की जो टाइप है वो हमने डिसाइड करनी है, लेकिन अगर वो ग्राफ की मदद से करें तो वो कैसे करनी है। आपको पता है कि जो लाइंस हैं या कर्व हैं वो डिफरेंट टाइप्स में आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये लेफ़्ट साइड पे देखें, और ये हमारे पास रेड पॉइंट्स और डेटा पॉइंट्स हैं। तो ये अगर इनको कनेक्ट किया जाए तो ये एक लाइन बना रहे हैं, लीनियर लाइन। और कर्व इस तरह का भी हो सकता है, यू शेप का या वी शेप का, जिसमें एक बैंड आ रहा हो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न बन रहा है। क्यूबिक भी हो सकता है, और इसके अलावा भी बेतहाशा किस्म के जो ग्राफ हैं उनकी टाइप्स हो सकती हैं। तो हमने ये देखना है कि अगर हमने सूटेबल डाटा को फिट करना है तो कौन सा कर्व अप्रोप्रिएट होगा। तो ग्राफ की मदद से आज हम उसको देखेंगे। चंद एक गाइडलाइंस देख लें, फिर इनको नोट करें। If the graph of the value of x and y gives a straight line, use a straight line. x और y वैल्यूज़ गिवन है, उसका आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, और अगर उसका पैटर्न स्ट्रेट लाइन की तरह आता है, इस तरह का आता है या ऐसे आ जाता है, तो आपने ये इंडिकेशन है कि स्ट्रेट लाइन को यूज़ करना है। नेक्स्ट क्या कहता है, इफ़ द ग्राफ ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ x and y gives a curve with only one bend, यूज़ अ सेकेंड डिग्री पैराबोला। कर्व की कुछ शेप इस तरह की बन रही है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो ये सारे कर्व इस तरह के हैं कि इसमें सिंगल बैंड आ रहा है, ठीक है। तो ये उसकी रफ सी फिगर है। तो ये इंडिकेशन है कि इसमें सेकेंड डिग्री पैराबोला आप लोग यूज़ करें। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इफ़ द ग्राफ ऑफ द वैल्यूज़ x एंड y इज़ द कर्व ऑफ द शेप ऑफ रिवर्स s, यूज़ अ थर्ड डिग्री पैराबोला। ये एस की शेप बन रही है, रिवर्स एस की, ठीक है, इस किस्म की शेप है, तो ये इंडिकेशन है कि थर्ड डिग्री पैराबोला जो है वो उसमें सूट करता है। तो इसमें आपने देखा कि ग्राफ आपको कितनी ज़्यादा हेल्प आउट करता है कि किसी भी डाटा में कौन सी इक्वेशन को फिट करना है। चंद एक और रूल देख लेते हैं। उसमें यह है कि एक्स और वाई की बजाय हम वाई लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ वाई लेते हैं, और उसकी वैल्यूज़ से कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो वो अगर स्ट्रेट लाइन बन जाता है तो इसका मतलब है कि एक्सपोनेंशियल कर्व जो है वो वहाँ पे ज़्यादा सूट कर रहा है। इफ़ द ग्राफ ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ लॉग एक्स की वैल्यूज़ को लॉग लिया, वाई की वैल्यूज़ को लॉग लिया, और इन दोनों को प्लॉट किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो ये इंडिकेशन है कि ज्योमेट्रिक या लॉगरिथमिक कर्व जो है वो सूट करता है। लास्ट पॉइंट पाएँ, इफ द ग्राफ ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड रेसिप्रोकल ऑफ वाई वैल्यूज़, ये अगर स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो यूज़ द हाइपरबोला। तो ये आपने देखा कि हमने 5-6 रूल्स इसमें सेट कर लिए हैं, क्राइटेरिया सेट कर लिए। अब एग्जांपल्स की मदद से इनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं। इसमें आप देखें, बाय प्लॉटिंग विच टाइप ऑफ लाइन और कर्व इज अप्रोप्रिएट फॉर द डाटा गिवन है, और इसमें हमें नहीं पता कि क्या फिट करना है, तो ग्राफ की मदद से हमने चेक करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेल की तरफ चलते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास उसी एग्जांपल का मैंने डाटा लिया है, एक्स
और वाई वैल्यूज़ ले लिए और फिर मैंने यहाँ पे इंसर्ट की एक कमांड है, इंसर्ट में जाके ये लाइंस और इसमें मैंने ये वाई ग्राफ को ड्रॉ किया। मैं आपको करके भी बता देता हूँ। ये मैंने वाई को सिलेक्ट किया, वाई डाटा को, और इधर में आया और यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया तो ये मेरे पास उसने वाई का एक ग्राफ दे दिया और एक्स एक्सिस पे उसने खुद ही से ये वैल्यूज़ ले ली। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक पैटर्न आ गया। जस्ट मैं देखना ये चाह रहा था कि अगर इसमें डाटा को मैं ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास क्या फिगर आती है। तो ये देखा हमने एक्सेल में जाके एक्स और वाई की वैल्यूज़ को पुट किया और आपने सिंपल उसका चार्ट बनाया तो ये हमारे पास आ गया। तो ये अगर आप नोट करें तो ये तकरीबन स्ट्रेट लाइन है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी लेकिन स्ट्रेट लाइन है। तो इससे क्या हमें पता चला, हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक्स और वाई का ग्राफ ड्रॉ करें और वो स्ट्रेट लाइन हो तो ये इंडिकेशन है कि स्ट्रेट लाइन इस पर फिट की जा सकती है। तो ये एक प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डिसाइड द सूटेबल कर्व ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एक और तरह का डाटा है और इसके बारे में वो कह रहा है कि सूटेबल कर्व को फिट करें। सेम हमने किया कि एक्सेल में गए, एक्सेल में हमने एक्स और वाई का डाटा फिट किया और फिट करने के बाद एक्स और वाई का डाटा पे ग्राफ ड्रॉ किया। तो करने के बाद वो कुछ इस पैटर्न का आ रहा है। तो इसमें देखें ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा कर्व शेप बन रहा है और इसमें जो बेंड है वो भी एक है। तो इससे हम आइडिया ले सकते हैं कि इस पर सेकेंड डिग्री पैराबोला जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। इस एग्जांपल को देखें। एक्स और वाई की फॉर्म में हमारे पास एक डाटा है। इसमें भी हमने ये डिसाइड करना है कि कौन सा कर्व फिट है। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि इसको प्रोसेस को हम कैसे कर सकते हैं। अगर इसको आप एक्सेल में लेके जाएं और वहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि इसका कर्व इस शेप का बन रहा होगा। और ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर रिवर्स एस शेप का हो तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे यहाँ पर थर्ड डिग्री पैराबोला जो है वो ज़्यादा सूट कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4। सुजेस्ट अ सूटेबल कर्व फॉर द गिवन डाटा। ये हमारे पास डाटा है और इसका सूटेबल कर्व कैसे हम चेक कर सकते हैं। एक्स और वाई वैल्यूज़ का हमने ग्राफ लिया, वो ये लेफ़्ट साइड पे आपके पास आ रहा है। ये एक इंडिकेशन है। अब हम क्या करते हैं कि y की वैल्यूज़ का लॉग ले लिया। एक्सेल में लॉग इजीली लिया जा सकता है। लॉग y की वैल्यूज़ का ले लिया तो हमारे पास एक लॉग y वैल्यूज़ का कॉलम आ गया। अब हमने x और लॉग y वैल्यूज़ को ड्रॉ किया। अगर आप ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई है। ये इस बात की इंडिकेशन है कि एक्सपोनेंशियल कर्व जो है वो ज़्यादा सूट करेगा। तो ये चंद हमने ग्राफ देख लिए। डाटा टाइप्स पे कौन कौन से फिट होते हैं। इसी तरह बाकी डाटा पे भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। और जस्ट फॉर रिमाइंडर, ये आपको पता है कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है, सेकंड डिग्री की ये वाली, और थर्ड डिग्री इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये वाली है। और इस पे कौन सी लाइन फिट करनी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कर्व की टाइप बन रही है। तो अगर आपको पता है कि इसमें हम लॉग दोनों साइड पे ले लेते हैं, लॉग y प्लस लॉग a और मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बनेगा log bx। तो x पावर में है तो x शुरू में आ जाएगा, तो x log b। तो ये एक पैटर्न बन गया। तो ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास लीनियर फॉर्म में इक्वेशन बन जाती है। इसी तरह इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये बनेगा log y प्लस log a प्लस log e की पावर bx। तो bx स्टार्ट में आ गया तो फिर ये सेम कांस्टेंट है, इनको हमने इकट्ठा कर दिया और x साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये अगर आपके पास देखें तो इक्वेशन बनेगी। इसको मैं y डैश कह देता हूँ और इसको मैं a कह देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ b। तो ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन
बन गई। इसी तरह ये ऊपर वाले में देखें, ये मेरे पास वाई डैश, इसको मैं ए कह देता हूँ और इसको मैं बी और एक्स कह देता हूँ। और ये रेसिप्रोकल की टर्म में देखें तो रेसिप्रोकल में जस्ट मैंने इस पार्ट को 1 और वाई को वाई डैश कह देता हूँ। तो अगर ये मैं करके सपोज कर लूँ तो ए प्लस बी एक्स मेरे पास इक्वेशन है। तो ऊपर वाले में हमने एक्सपोनेंशियल कर्व फिट किया, एक्सपोनेंशियल की अदर टाइप भी आ गई और रेसिप्रोकल फॉर्म में। तो रिकैप कर लेते हैं, आज जो हमने पढ़ा उसमें ये है कि चंद एक रूल्स मैंने आपको बताए, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन फिट करनी है, बेंड कर्व है तो सेकंड डिग्री, रिवर्स एस है तो थर्ड। इसी तरह लॉग वाई की वैल्यूज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा रही हैं तो स्ट्रेट लाइन, और इसी तरह रेसिप्रोकल और ज्योमेट्री के अदर एक्सपोनेंशियल की भी टाइप्स हैं। तो ये रूल्स पता चल गए। एक्सेल में जाके आपने इजीली इन प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसमें जो रिज़ल्ट आया है आपका उसको ऑब्ज़र्व करें और नोट करें कि कर्व बन रहा है, बैंड कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, कुछ भी। अगर पिक्चर से कुछ आइडिया ना हो रहा तो आप क्या कर सकते हैं कि उन वैल्यूज़ में कोई और चीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाई से अगर क्लियर नहीं है तो आप क्या करें, लॉग वाई ले लें, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ 1 ओवर वाई लें, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें। तो ये ग्राफ आपको हेल्प आउट कर देंगे। और ये जो ग्राफ हैं ये आपको पता है कि आपको क्विक और अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन ये मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं होते। दूसरा जो हमारा स्लाइड्स थी उसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास ग्राफ के अलावा जो मेथड है उसमें हम कैसे ये चेक करते हैं। और उसके बाद जब हमारे पास इक्वेशन आ जाए तो एप्रोप्रिएट मेथड आपने फिट करना है और उसके बाद इन वैल्यूज़ को दोबारा रिवर्स बैक करके ओरिजिनल वैल्यूज़ में पुट करना है। आई होप आज के इस लेसन में आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर हमारे पास डाटा है और उसमें हमने चूज़ करना है कि कौन सा ग्राफ कौन सी लाइन फिट करनी है तो ग्राफ से कैसे हम हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस टॉपिक में हम देखते हैं कि नॉन लीनियर लाइन या इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन या सुपोजिशन वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि नॉन लीनियर कर्व या नॉन लीनियर इक्वेशन कुछ इस किस्म की होती है। इसमें काफ़ी शेप्स वैरायटी आती है, जैसे इसमें ये एस वाली शेप है और क्वाइट पॉसिबल ये यू शेप हो जाए या इस किस्म की एक्सपोनेंशियल हो जाए और या किसी भी और टाइप की हो सकती है। तो इनको हैंडल करना ज़रा मुश्किल होता है। तो उसका एक सिंपल सा वे आउट ये है कि अगर किसी तरह नॉन लीनियर इक्वेशंस को हम लीनियर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लें या कन्वर्ट कर लें तो फिर लीनियर फॉर्म को हैंडल करना बहुत इजी है। तो ये वाला प्रोसेस हम कर लेते हैं। तो नॉन लीनियर को हम लीनियर में कन्वर्ट करते हैं, इस पे कोई मेथड अप्लाई करते हैं, मेथड अप्लाई करने से वैल्यूज़ वगैरह सॉल्व कर लेते हैं और उसको दोबारा जो नॉन लीनियर के हमारे वेरिएबल्स जो सपोज किए होते हैं उसमें हम दोबारा कन्वर्ट करते हैं। तो आए चंद एग्जांपल से इनको वन बाय वन देखते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है जिसकी जो फॉर्म है वो ये वाली बन रही है, y इज इक्वल टू ए एक्स पावर बी। तो अब हम इसको लीनियर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो लीनियर फॉर्म आपके पास जो अभी हमने स्टडी की है वो है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यानी इस साइड पे कोई एक टर्म आएगी जो कांस्टेंट है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, बीच में प्लस या माइनस का साइन आ रहा है और इधर एक हमारे पास वेरिएबल आ रहा है और उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें आप देखें कि सेंटर में कहीं पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं हो रही और x की जो पावर है ये भी है, जबकि इस इक्वेशन में नहीं है। तो अब इसको अगर आप सोचें तो हमारे पास एक ऑप्शन ये निकलती है कि हमें पता है कि अगर लॉग दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों और उनका हम लॉग लें तो वो लॉग आपस में ऐड हो जाता है, वो वैल्यूज़ लॉग फॉर्म में ऐड हो जाती है और इसी तरह जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाती है। तो इससे हमें कुछ आइडिया हो रहा है कि अगर इसको हम
लॉग की ट्रांसफॉर्मेशन करें तो ये हमारे लिए शायद एक बेहतर सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आए देखते हैं कि इसका लॉग लेने की कोशिश करते हैं। दोनों साइड पे हम लॉग ले लेते हैं। इक्वेशन के ये बन गया log y और ये मेरे पास बन गया log a x की पावर b। अच्छा, log y मेरे पास एज इट इज़ आ गया और ये आपको पता है ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा log a। जब टू टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो log में तो वो उनको हम एडिशन के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया log x b। फर्दर अगर हम इसको लेके जाएं तो इसको मैं log a ही रहने दे रहा हूँ और log a का आपको पता है अगर किसी टर्म का log हो रहा हो और उसकी पावर हो तो पावर को हम स्टार्ट में ले आते हैं। तो ये मेरे पास बन गया b को मैं शुरू में ले आया और ये मेरे पास बन गया log x। अब सपोज करें कि ये जो log y है इसको मैं कहता हूँ लेट, log y को मैं कहता हूँ y डैश और इसको मैं लेट करता हूँ log a को कैपिटल A कह देता हूँ और इसी तरह ये जो log x है इसको मैं लेट कर रहा हूँ x डैश। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? इजीली मैं कर सकता हूँ। तो ये सपोज करने के बाद अब अगर इसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो मेरी इक्वेशन कुछ बन जाएगी y डैश इज इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स डैश। और अगर आप नोट करें तो ये आपकी लीनियर फॉर्म है। तो ये आपने देखा कि हमारे पास एक नॉन लीनियर फॉर्म का कर्व था, इक्वेशन थी और उसको हमने सोचा कि कैसे कन्वर्ट करें। तो हमें लगा कि अगर इसका लॉग ले लिया जाए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो हमने इस पे लॉग अप्लाई किया, लॉग को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास इजीली ये इक्वेशन लीनियर फॉर्म में आ गई। अब फर्दर अगर मैंने काम करना होगा तो मैं इस इक्वेशन के मुताबिक इस पे रिग्रेशन लाइन बहुत इजीली फिट कर सकता हूँ। फिट होने के बाद मुझे कैपिटल A स्मॉल b की वैल्यूज़ मिल जाएंगी और एंड पे अगर ओरिजिनल इक्वेशन में मुझे कैपिटल A की बजाय स्मॉल a चाहिए तो उसको मैं दोबारा से कन्वर्ट कर लूँ। आए एक और एग्जांपल देखते हैं और उससे फर्दर इसको एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें देखें y इज इक्वल टू a इंटू बी और b की पावर x। तो जैसे पिछली स्लाइड्स में हमने देखा तो ये भी लग रहा है कि अगर हम इस पे log अप्लाई कर दें, log y इज इक्वल टू log a b की पावर x। ये वाला log मेरे पास log a आ जाएगा और ये मेरे पास आ जाना चाहिए log b की पावर x और इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ log a प्लस, तो ये x देखें पावर में है तो x शुरू में आ जाएगा log b। इसको थोड़ा सा अगर मैं रीअरेंज कर लूँ तो log a और ये log b में शुरू में ले आया और साथ में x एज इट इज़ मल्टीप्लाई और ये मेरे पास ऐसे ही चलता आ रहा है log y। तो अब अगर log y को मैं सपोज कर लूँ y डैश, लेट कर लिया मैंने, सपोज कर लिया, log a को मैं कैपिटल A कह देता हूँ और log b को मैं कह देता हूँ कैपिटल B और x एज इट इज़। तो अब ये अगर फाइनल फॉर्म देखें तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है और इस पे आप इजीली बाकी फिटिंग और मेथड्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें स्टार्ट में 1/y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो इस फॉर्म में अगर आप नोट करें तो ये राइट हैंड साइड जो है a प्लस बी एक्स, ये ऑलरेडी हमें रिक्वायर्ड फॉर्म ही है। तो हमें लग रहा है कि इसको चेंज करने की या ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। 1/y को अगर हम ट्रांसफॉर्म कर दें, एक्चुअली हमें इस साइड पे y चाहिए,
तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ 1/y को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो मैं सिंपल करता हूँ, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन या लॉग लेने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे कह देता हूँ कि 1/y इज़ इक्वल टू y डैश। तो अब मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी y डैश इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। तो इसकी फिटिंग मैंने वैसे ही कर दी और एंड पे y डैश की वैल्यूज़ को मैंने कन्वर्ट करना हुआ अगर y में, तो वो ईजीली मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो रिलेशनशिप मेरे पास आ गया 1/y y डैश, और इसमें से अगर मैं y की वैल्यूज़ निकालना चाह रहा हूँ तो वो बन जाएगा y इस साइड पे चला गया और y डैश इधर से नीचे आ जाएगा। तो ये आपस में हम दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनल इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखा कि जस्ट हमने एक साइड के एक फैक्टर को एक्सपोज किया सिंपल, और उससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। इसमें हमें क्या करना चाहिए। इसमें भी अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो इक्वेशन की ये वाली साइड में ये नीचे वाला फैक्टर हमें सेम लग रहा है, ठीक है, जो हमारे काम की चीज़ है और उसी फॉर्म में आ रहा है, लेकिन ये डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, ये y को ट्रांसफॉर्म कर लें, तो ये देखें हमारे पास सिचुएशन इसकी कौन सी बने। रेसिप्रोकल लिया तो ये मेरे पास a/bx ऊपर चला गया और ये y की जगह 1/y आ जाएगा, ऐसे ही है। तो इसका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। अब इस 1/y को मैं सपोज कर लेता हूँ दिस इज माई y डैश, सो इट बिकम्स a इज इक्वल टू bx। तो जस्ट जैसे एग्जांपल नंबर 3 में हमने देखा, तो ये भी उसी तरह का एक प्रोसेस y डैश हो गया। अब ये मेरे पास लीनियर फॉर्म हो गया, और इसमें से जैसे मैं पहले बता चुका हूँ a और b की वैल्यू बहुत ईजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको फाइनल इक्वेशन में रखेंगे और ये सारा प्रोसेस हमारा सॉल्व हो जाएगा। फर्दर एक और एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल नंबर 5। इसमें देखें हम क्या कर सकते हैं। जैसे पिछली दो में किया, तो वो दोनों काम अगर यहाँ पे हम कंबाइन करें तो देखें हमारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ लग रहा है। एक तो ये वाली फॉर्म है, तो इसको मुझे लग रहा है कि y डैश में मैं इजीली सपोज कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ लेट 1/y इज इक्वल टू y डैश। तो ये मेरे पास आ गया y डैश प्लस a को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, a एज इट इज़ ये, और दूसरा मैं लेट करता हूँ इस वाले पार्ट को मैं कर लेता हूँ। ये देखें b हमें काम की चीज़ है, b चाहिए, तो मैं इस तरह करता हूँ कि x डैश x नया, और इसको मैं करता हूँ 1 प्लस x। तो अब इसको अगर मैं इक्वेशन में पुट करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा b और इनटू x बार। और यही इक्वेशन अगर आप देखिए फाइनल मेरे पास आ गई, इसमें a भी है और b भी है और ये मेरे पास x डैश, और सपोज मैंने ये दो चीज़ें की। तो अभी तक आपने देखा कि इक्वेशन के मुताबिक और सूरत हाल के मुताबिक डिपेंड करते हैं। यहाँ पे तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, और जिसने भी ये फर्स्ट टाइम किया हो या आपके पास कोई सिचुएशन हो, तो समटाइम्स आप उसमें हम 2-3 चीज़ें अप्लाई करके देखते हैं, तो देखते हैं किस फॉर्म से हमें रिक्वायर्ड फॉर्म जो है वो बन सकती है। इसमें हमें क्या करना चाहिए। एग्जाम्पल 6 को अगर आप थोड़ा सा देखें, इसमें देखें y हमारे पास है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। a is also available, no need to change it, plus sign is available, that's good, and b is also there. The only issue is this under root x should be in the form of x. So very simple, we will suppose that under root x is equal to x dash. So the equation becomes y is equal to a plus b, and this x becomes x dash or x prime. So my problem is solved just by letting
the under root x equal to x dash x prime, the required form is obtained. Another example, this is a little bit different. इसको एनालाइज करते हैं। देखिए y वाली फॉर्म हमें ठीक लग रही है और यहाँ पर ऐसे है कि ए भी अवेलेबल है, लेकिन ए के साथ ये एक्स स्क्वेयर हो रहा है और हमें एक्स स्क्वेयर तो नहीं चाहिए। एक्स तो चल सकता है लेकिन एक्स स्क्वेयर नहीं चाहिए। इसी तरह ये कांस्टेंट है बी और इसके साथ एक्स, तो एक के साथ तो हमें चाहिए, एक के साथ नहीं चाहिए, पावर में भी। तो इसमें अगर आप ऐसे करें कि इन तमाम वैल्यूज़ को x से अगर हम डिवाइड करते हैं, लेट्स सी देखते हैं y डिवाइडेड बाई एक्स, ए एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स और प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई, तो इससे देखें क्या फॉर्म बनती है। y ओवर एक्स सिंप्लीफाई फर्दर नहीं होगा और ये x और ये एक्स स्क्वेयर कट गया तो ये मेरे पास आ गया ए एक्स, और अगर यहाँ पर सॉरी ये यहाँ पर x है तो x से कट गया तो इट बिकम्स b। तो अब कुछ फॉर्म जो है इसकी बन गई है। इसको मैं कह देता हूँ y डैश, लेट इट बी एज y डैश। सो y डैश दिस इज a x प्लस b। अब इसमें थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन शायद आपको ये नज़र आ रही हो कि जो टिपिकल इक्वेशन है हमारी वो क्या होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो उसमें b के साथ x होता है और इसको हम कहते हैं। लेकिन टेक्निकल अगर फॉर्म में देखें तो असल में क्या चाहिए हमें कि इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे एक हमें कांस्टेंट चाहिए होता है, कोफिशिएंट चाहिए होता है जिसको हम y इंटरसेप्ट करते हैं। उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, उसको हम a कह सकते हैं, b कह सकते हैं, c कह सकते हैं, d कह सकते हैं, whatsoever you can say it। टिपिकली रूटीन में हम उसको a कहते हैं, दैट्स फाइन। किसी जगह अगर आप प्योर मैथ से देखें तो वहाँ पे हम इसको c भी कह रहे होते हैं, तो कोई मैटर नहीं। तो यहाँ पर हमने ये जो y इंटरसेप्ट है उसको b कह दिया, दिस इज माई y इंटरसेप्ट, ओके। और यहाँ पर देखें b के साथ x था और b को मैं स्लोप कहता था, ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पर x के साथ जो भी फैक्टर है दैट इज माई स्लोप, तो यहाँ पर ये स्लोप क्या होगी, स्लोप इज इक्वल टू a। बस ये नोटेशंस का फ़र्क है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज मुझे पता है कि ये चीज़ें, एक स्लोप है और एक मेरा इंटरसेप्ट है, तो ये वाली फॉर्म भी लीनियर फॉर्म ही कहलाएगी। अब इसमें जब आपने ये b फाइंड आउट करना है तो b में y इंटरसेप्ट वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है। और इसी तरह जब आपने a को फाइंड आउट करना है तो a इस केस में मेरे पास स्लोप है, और अगर आपको स्लोप का फार्मूला पता है तो दैट इज n इज सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय n सम ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वेयर, कुछ इस तरह का फार्मूला आता है। एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा जहाँ पे आपने स्टडी किया हुआ, ओके। तो इस इक्वेशन में हमने क्या किया, वी डिवाइड ऑल वैल्यूज बाय x, सिंप्लीफाई इट, देन वी गेट आवर रिक्वायर्ड फॉर्म। काफ़ी प्रैक्टिस होगी। रीकैप अगर इसको देखें तो ये चंद एक हमारे पास लीनियर फॉर्म जो आज हमने देखी है, y इज इक्वल टू a x की पावर b, इसमें मैंने log यूज़ किया, ठीक है। तो y डैश आ गया log y, और कैपिटल A को log a जब मैंने लिया तो उसको मैंने लेट a कर दिया, और x डैश को मैंने log x कर दिया। आप कोई भी इसकी वैल्यू सपोज कर सकते हैं, मैंने जस्ट उसी फॉर्म में रखने के लिए जस्ट थोड़ा सा उसके ऊपर प्राइम या डैश लगा दिया ताकि डिस्टिंग्विश भी हो जाए और हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो ये मेरे पास बन गई थी y डैश इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस बी एक्स डैश। और इसमें भी देखें तकरीबन ये मिलती जुलती फॉर्म थी, ये हमने कर ली। इसमें हमने कहा कि अगर इसको हम रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इसमें भी हमने रेसिप्रोकल लिया तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गई। यहाँ पर हमने दो जगह उसको लेट किया
ये हमारे पास फॉर्म आ गई, और यहाँ पर सिंपल हमारे पास x था तो x अंडर रूट को हमने x डैश कह दिया, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और इसी तरह इसको भी हमने करके ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई। तो ये आपने देखा कि हमने जो नॉन लीनियर हमारे पास फॉर्म थी उसको, ये कोई हमने सपोजिशन की है, लेट किया है, एनालाइज किया, और इसको सिंपल एक फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो आज हमने ये स्टडी किया। अब लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट इसलिए किया है कि लीनियर फॉर्म को फर्दर हैंडल करना, उस पर एनालिसिस करना, उसकी कैलकुलेशन करना ऑलरेडी हम सीख चुके हैं और वो इजी है। ठीक है, तो अगर रीकैप की तरफ आए तो हमारे पास कोई गिवन डाटा या इक्वेशन होगी जो कि नॉन लीनियर फॉर्म में होगी, और उसमें हमने चंद एक ट्रांसफॉर्मेशन की जो चीज़ें मैंने बताई, उसमें क्या कर सकते हैं कि हम डिवाइड कर सकते हैं, वैल्यूज़ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उसका हम लॉग ले सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल, यस रेसिप्रोकल ले सकते हैं, और इसी तरह रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम कुछ भी कर सकते हैं। और यही चीज़ें मैंने इस पॉइंट में भी आपको बताई, टेक, लॉग, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ईटीसी कुछ भी, और उसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, कहीं सपोज करना तो वो कर लिया, तो नई इक्वेशन हमारे पास आ गई लीनियर फॉर्म। अब लीनियर फॉर्म में जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हमने फिट कर दी। ठीक है, उसमें ए अगर है तो ए फिट कर दिया, बी फिट कर दिया, अगर कैपिटल ए है वो निकाल सकते हैं, कैपिटल बी है वो निकाल सकते हैं। ये सारा प्रोसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हम कर सकते हैं। और एंड पे क्या करना है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को बैक भी करना है। बैक से मुराद ये है कि हमारे पास अगर ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल आई है 9, सॉरी कैपिटल ए की वैल्यू आ गई है 9, तो एक्चुअल में तो अगर इक्वेशन में ए था और उसका हमने लॉग लिया हुआ तो उसका एंटी लॉग दोबारा लेना है, अगर रिवर्स किया हुआ है तो रिवर्स लेना है। और वैल्यूज़ हमें ओरिजिनल फॉर्म में जो भी था, ओरिजिनल फॉर्म में ए था, बी था, एक्स डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी उसी फॉर्म में हमने वापस अपने रिज़ल्ट चाहिए। तो होप आज की इस एक्सप्लेनेशन से आपको आइडिया हो गया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कैसे करनी है। कुछ क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमने किए हैं या फर्दर कर रहे होंगे तो उसमें जस्ट हमने ये लेके और इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया, लेकिन इन स्लाइड्स में हमने तमाम जो पॉसिबल चार्ट्स वगैरह थे इक्वेशंस को एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया। इसी के साथ इसको एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।